बदकिस्मती ये 2018 से पहले भी एक तजर्बा किया गया। एक ऐसा शख्स जो बहुत बड़ा एक खिलाड़ी दुनिया में तस्वुर किया जाता था, भाई वो खिलाड़ी होगा, अपने खेल में बहुत ज्यादा उसको तजर्बा होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो खेल का तजर्बा रखता है वो सियासत में भी तजर्बा रखे, वो हुकूमत चलाने का भी तजर्बा रखे। ऐसे शख्स को दीगर सियासी जमातों का मैंडेट चुरा के उस शख्स को दिया गया और वफाक की हुकूमत उसके हवाले कर दी। 3 साल गुजरने के बाद पता चला कि ये तो अखरोट है भाई, इसके भेजे में तो कुछ भी नहीं है। ये तो ना अपनी सियासत को संभाल सकता है, ना इस मुल्क को संभाल सकता है, ना इस कौम को संभाल सकता है, ना मईशत को संभाल सकता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुल्क की मईशत ज़बो-हाली की तरफ जाती रही। जनाब स्पीकर, उसने 2014 में इस पार्लियामेंट का घेराव किया था, इस इस्लामाबाद का घेराव किया था। उसके आज जो ये बात कर रहे हैं, 9 मई की बात कर रहे हैं यहां पर, और उसके हवाले से करारदादे पेश कर रहे हैं, ये वो जो उसका हौसला बढ़ा, आप यकीन मानिए मेरी पार्टी भी मुश्किल हालात से गुजरी है, सिर्फ एक नारा लगाने की वजह से मुश्किल हालात से गुजरी है। उन्होंने तो फिजिकली हमले कर दिए, कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया, एयरबेस मियांवाली पर हमला कर दिया, GHQ पर हमला कर दिया। हमारे सामने तो कभी कोई फौजी गुजर जाता है ना, हम उधर भी मुहतात हो जाते हैं, कहीं कोई गलत चीज ना हो जाए, कोई गलत बात ना हो जाए, क्योंकि हम इस इदारे को, अपने फौज के इदारे को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं, और उसकी इस तकरीम को बरकरार रखने के लिए हमारे ये इदारा जो है खुद भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो जनाब स्पीकर, 2018 में इनको कर दिया। आप देखिए कि मुझे लगता है कि 3 साल गुजरने के बाद, मैंने पहले भी तकरीर की थी, मुझे लगता है कि इस शख्स को एक एजेंडा दिया गया था। वो जो इसरार अहमद साहब कहते हैं ना, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा था कि एक एजेंडा दिया गया है। इसी तरह से वो दूसरे जो थे, ईदी साहब ने भी कहा था, इसके हवाले से हकीम सईद ने अपनी किताब में लिखा इस शख्स के हवाले से। आप देखिए कि वो कश्मीर के जिसकी वजह से हमें 8 लाख फौज रखनी पड़ती है, उसके दिफा के लिए, उसकी जरूरत के लिए अपना सबसे बड़ा बजट रखना पड़ता है। इस साल भी 1804 अरब रुपए का बजट रखा है। वो कश्मीर के जिसके लिए हम 75 साल से कह रहे हैं, आलमी इदारों के पास जाते हैं, यूएनओ से करारदादे मंजूर करवाएं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, OIC के पास जाते हैं, वहां मंजूर कराते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये ट्रंप के पास गया था और ट्रंप को पेशकश कर आया कि आप सालिसी का किरदार अदा करें। ट्रंप ने तो कोई सालिसी का बज़ाहिर किरदार अदा नहीं किया। ट्रंप से मिलकर जब वापस आए तो ऐसा वापस आए जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा है। और कुछ ही अरसे बाद इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 इन्वोक करके वो जो कश्मीर है, जो एक मुतनाज़ा हमारी अक़वाम मुत्तहिदा की नजर में, दुनिया की नजर में एक मुतनाज़ा हिस्सा था, उस पर कब्जा कर लिया और ये बेटा खामोश बैठा रहा। इसने सिर्फ श्रीनगर नाम एक हाईवे का रख दिया, श्रीना होटल के सामने, एयरपोर्ट के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि इस वाकये को हुए हुए इतने दिन हो गए, इतने दिनों, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि इसको ये एजेंडा दिया गया था, ये काम दिया गया था कि तुम जाओ और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा, ये जो अरसे से तनाज़ा चला आ रहा है, इस तनाज़े को खत्म कर दो। इसी तरह से जनाब स्पीकर, जो हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें माजी में रही,
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है, उसके अलावा नून लीग की गवर्नमेंट भी रही। उससे कबल, अगर किसी को बुरा ना लगे, परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में भी कोशिश की गई सी पैक के लिए, पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे ले जाने के लिए, पाकिस्तान में एक बड़ा मुआशी और सनती इंकलाब लाने के लिए सी पैक शुरू किया गया। आप देखिए कि इस शख्स ने उस सी पैक भी तबाह कर दिया, सी पैक तबाह कर दिया। किस शख्स ने, कि जिसको हमारे बहुत से ताकतवर हल्के के लोग बड़े शान से, बड़ी चाह के साथ इक्तदार में लाए थे, उसने, जिनके ऊपर सलामती की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, उन लोगों ने जो है इसको यहां हमारे सरों पे मुसल्लत किया और इसने उस सी पैक को तबाह कर दिया। किसने तबाह किया भाई? किसी और ने तो तबाह नहीं किया। और एक और चीज, एक साल बाद पहले कि जब उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, तो यकीन मानिए मैं बहुत छोटा सा मामूली सा सियासी वर्कर हूं और इस चीज को समझता हूं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो जो यहां इक्तिदार की कुर्सी पर बैठा वजीर आजम है, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो खामोशी से वहां से उठे और अपोजिशन लीडर की सीट पर बैठ जाए। अगर ऐसा करता ये तो इसमें इसकी नेक नामी भी होती है, सियासी तौर पर इसको एक संजीदा आदमी समझा जाता। इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस्लामाबाद के एक मैदान में गया और कहने, एक पर्चा लहरा के कहने लगा कि एक साइफर आया है, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। और आप देखिए बदकिस्मती है, कुछ अरसे बाद अपने इस बयान से भी फिर जाता है और बाद में उस साजिश का जिम्मेदार उन्हीं लोगों को करार देता है कि जो लोग उसे इक्तिदार में लेकर आए थे। वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके डंग से, उसके शर से बचो। हजरत अली का करम, उन्होंने एहसान किया था, इसको कभी इक्तिदार में नहीं आ सकता था। परवेज मुशर्रफ के आगे पीछे घूमता था कि मुझे वजीर आजम बना दो, उसने नहीं बनाया क्योंकि उसको पहचान थी इस शख्स की, इसकी पहचान थी। फिर एक आर्मी चीफ आए, उन्होंने वजीर आजम बना दिया, बाद में देख भी लिया किस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की इनके हवाले से। जनाब स्पीकर, बड़े उससे कि भाई बड़ा नेक नाम आदमी आया, बड़ा ईमानदार आदमी आया, हम भी सोचते थे बहुत ईमानदार होगा, रियासत मदीना बनाने वाला है, रियासत मदीना कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर कोई जुर्म करे तो उसको भी सजा होगी, ऐसी बात की थी। यह है रियासत मदीना, यह थी रियासत मदीना। यह रियासत मदीना थी कि जहां पर के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि यह आपके पास चादर का दूसरा टुकड़ा कहां से आया, तो उन्होंने काजी के सामने जवाब दिया कि मेरे पास मेरे बेटे ने यह थी रियासत मदीना। यह रियासत मदीना कि जहां एक तरफ पंजाब में एक ऐसे शख्स को बिठा दिया गया कि जो इनके कहने के ऊपर करप्शन की वो धंधे कर रहा था, इनके कहने पर, इनके घर वालों के कहने के ऊपर करप्शन के वो धंधे कर रहा था माजी में, जिसके बारे में हमने माजी में नहीं सुना, वो कर रहा था। चलो भाई, फॉरेन फंडिंग केस सबके सामने है, इलेक्शन कमीशन में चला, इलेक्शन कमीशन उसके नतीजे की तरफ जाने लगा, लेकिन उसने अपनी जो उस क्या कहें सुप्रीम कोर्ट कि उसको फैसला करने से रोक दिया, उसमें हीले बहाने तलाश किए गए। इसी तरह से अल कादर ट्रस्ट, इसी तरह से तोशा खाना। यार कमाल हो गया यार, ये कैसा आदमी था, ईमान का कैसा आदमी था, किरदार का कैसा आदमी था, कैसी सोच का आदमी था कि किसी ने इनको तोहफे में घड़ियां दी
और जाके वो तोहफे की घड़ियां दुबई के बाजार में सेल आउट कराया और फिर कहता है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। अरे भाई, तुम्हारी घड़ी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे को पहनने का शौक था, अगर घड़ियां पहनने का शौक था तो आप पहन लेते। अरे कमबख्त आदमी उसको अरब के किसी बाजार में जाके फरोख्त तो ना करते। पूरी पाकिस्तान की जो इज्जत है, जो वकार है, वो दांव पे लगा दिया। और क्यों नहीं लगाएगा ये भाई? उस सऊदी शहजादे ने अपना जहाज दिया था ना वाशिंगटन जाने के लिए, शायद न्यूयॉर्क जाने के लिए दिया था और फिर वापसी में वापस मंगवा लिया था। वहीं अरबों को पता चल गया था कि ये किस कमाश का आदमी है, कितना घटिया आदमी है। तो जनाब स्पीकर, बात सिर्फ तोशाखाना तक नहीं, बाद में हमने देखा जिस तरह से पहले 2014 में इन्होंने पूरे इस्लामाबाद पर एक हमला किया, इसका घेराव किया। 25 मई को भी एक घेराव करने की कोशिश की गई। 25 मई को गुज़िश्ता साल 2022 में। और अभी जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा कि भाई सिविलियन कोड में मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है। चलना चाहिए सिविलियन कोड में, सिविलियन कोड में ही मुकदमा चलना चाहिए। जब हमारे जजों का यह हाल हो जाए, पहले कहें कि हमारा पैगाम दे दो कि फला हद से आगे ना बढ़े, और जब बढ़ जाए तो फिर कहें कि शायद उस तक पैगाम। इतने नकारा जज हो जाएं, माफी के साथ कह रहा हूं मैं, पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमारे जजेस कंप्रोमाइज है। हमारी अदलिया सासों के कहने के ऊपर चल रही है, दमादों के कहने पर चल रही है, दोस्तों के ऊपर, साबिक जजों के कहने के ऊपर हमारी अदलिया काम कर रही है। एक ऐसी अदलिया की मौजूदगी में इतना हसास मामला, जनाब स्पीकर, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। ये इंडिया ही सोच सकता था, हमारा जो अजली दुश्मन है, ये वही सोच सकता था कि पाकिस्तान के किसी लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी, उसकी यूनिफॉर्म लाहौर के किसी लिबर्टी चौक के ऊपर इस तरह से लहराई जाएगी। ये पाकिस्तान का कोई मुहिब्बे वतन शहरी तो सोच भी नहीं सकता था। ये तो इंडिया की ख्वाहिश हो सकती थी, ये हमारे दुश्मनों की ख्वाहिश तो हो सकती थी। वो दुश्मन जो इंडिया में बैठे हैं या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सबकी ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान के जो फौजी हुक्काम हैं, जो जर्नल हैं, उनकी वर्दी को इस तरह से हवाओं में लहराया गया, उनकी पतलून को लहराया गया, उनकी कमीज को लहराया गया। बड़ी शर्म की बात है। ऐसे लोगों की तो फिर कुछ सजा होनी चाहिए। हमारे शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करें, ऐसे लोगों की तो सजा होनी चाहिए। जनाब चित्राली साहब, आप किन के लिए मदद मांग रहे हैं, किन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कह रहे हैं कि उनके आर्मी कोर्ट के अंदर इस सीक्रेट स्पेशल उसके सर्विसेज कोर्ट केस के तहत, उसके तहत जो है मुकदमा नहीं चलाया जाए बल्कि आम अदालतों में लाया, आर्मी एक्ट के तहत आम अदालतों में कैसे चला ले? इतना बड़ा वाकया हो गया, पाकिस्तान का 9/11 हो गया, पाकिस्तान का 9/11 हो गया। आप सोचें कि जब 9/11 अमेरिका में हुआ था तो अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालफत में। आज पाकिस्तान की फौज भी कह रही है कि जो लोग हमारे सामने खड़े हैं वो बता दें कि पाकिस्तानी फौज की हुर्मत और वकार के साथ है या जो इंडियन एजेंडा है उसके साथ है। इसलिए तो है ये सारी चीजें।